हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ फंक्शन उसके ऊपर है। 11th क्लास में आपने फंक्शंस के विषय में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिव्यू कराते हुए आगे चल रहा हूँ। अपने सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आया था, उसके बाद हमारा रिलेशन आया था और हमने ये पढ़ा था उसमें कि कुछ रिलेशन जो है वो यूनिक होते हैं और उन्हीं को हम फंक्शन करते हैं। और अदर वर्ड्स में हम फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मीन्स जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये अपने आप में एक फंक्शन है। हम y को हम fx लेते हैं यहाँ पर और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से जो भी होगा उसको हम फंक्शन करते हैं। जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो जो x है वो तो हमारा x एक्सिस पर होता है, लेकिन जो y एक्सिस होता है वहाँ पर हम fx का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़ी है। अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरे 11th क्लास वाले से रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को के वीडियोस को आप ध्यान से देखोगे एक बार तो आपको रिकॉल हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में 11 में जो पढ़ा था उसमें था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ फंक्शन जो मैपिंग पढ़ना है, बेसिकली मैपिंग के विषय में इसके अंदर इस क्लास में ज़्यादा का यूज है। मैपिंग क्या होता है, मैपिंग हम कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको मैं वेन डायग्राम टाइप का जो सेट टाइप का मारा था उसी से मैं समझा रहा हूँ। ये इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं A, B, C और मान लो इधर हमारा है P, Q, R, S, इस तरह से अगर एलिमेंट है तो ये एक रिलेशन F के तहत इसके साथ ये अटैच है, यानी कि F ऑफ A जो है वो P है, तो इसको हम फंक्शंस कहते हैं यहाँ पर। और टाइप ऑफ फंक्शन में आपका है डेफिनेशन नंबर 5 आप देखोगे बुक में, तो है आपका पहला है 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं और इसको इंजेक्टिव भी कहलाता है या इनटू फंक्शन भी कहते हैं हम। और इसमें होता क्या है कि हर एक एलिमेंट, देखो ये हमारा सेट A है, ये सेट हमारा B है, A के हर एक एलिमेंट का B के अंदर अगर एक ही इमेज बनता है तो इसको हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं। A, B, C ये हमारा डोमेन कहलाता है और जो इसके साथ अटैच्ड है, जिसके साथ ये इमेज बना रहा है, P, Q और R ये हमारा रेंज कहलाता है और P, Q, R और S ये जो चारों एलिमेंट है ये हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। तो जिस फंक्शन में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है, ये प्री इमेज कहलाता है और ये इमेज कहलाता है। अगर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है तो हम उसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है आप बुक से डेफिनेशन लिख लेना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें A और B में, A में हमारे पास A, B, C है और इधर P, Q, R, S है और दो एलिमेंट का अगर एक ही इमेज बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम मेनी वन। ध्यान रखना, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अगर हुआ तो फंक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि 11th क्लास में हमने यही पढ़ा था कि ये यूनिक रिलेशन होता है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये ऐसे हो रहा है A, P और B, P, तो ये दोनों का सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है, पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है। तो बट इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं मेनी वन। ये हमारा था 1-1, ये हमारा हो गया मेनी वन। दूसरा ये 1-1 और मेनी वन एक ही में आता है। अगर कोई 1-1 है तो मेनी वन नहीं होगा और अगर 1-1 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मेनी वन है। डेफिनेशन नंबर 6 जो है उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो दो, इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऑन टू फंक्शन में ये आपने देख लिया, ये 1-1 है और ये मेनी वन है। अब मैं आपको ऑन टू
उसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर ये एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऑन टू कहते हैं, यानी सेकेंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट के किसी न किसी के साथ रिलेटेड जरूर होंगे। 1 में यहाँ एक्स्ट्रा हो सकता था, लेकिन ऑन टू में यहाँ कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ अटैच्ड है, चाहे बेशक ऐसा भी हो सकता है A B C D P Q R, A का P, B का भी P, C का Q, D का R। बेशक ये मेनी वन है लेकिन ये ऑन टू भी है, तो इसको हम बोलते हैं मेनी वन एंड ऑन टू। ये आपको बुक में अलग से नहीं दिया हुआ है। मेनी वन होने के साथ साथ ये ऑन टू, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको केवल ऑन टू ही कहते हैं, चाहे वो 1 हो या मेनी वन हो। लेकिन अगर 1 और ऑन टू होता है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये आपका 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ये केवल ऑन टू है और ये आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो 1 एंड ऑन टू होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है और ये सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, और जो पहला वाला था उसको हम इंजेक्टिव 1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको टाइप ऑफ फंक्शन में 4 पढ़ना है। आपको अगले पेज पर पेज नंबर 1 जो आपका है उसमें सबका डायग्राम भी बनाकर दिखाया हुआ है। 1 ऑन टू, मेनी वन और 1 एंड ऑन टू, 4 टाइप ऑफ फंक्शन के विषय में पढ़ना है। फिर से जितने आपने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा था वो सारा यहाँ पर उसका एप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ बेसिकली इन्हीं 4 फंक्शनों का यूज होगा आपका। अब क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, तो इसको चेक करने के लिए कि फंक्शन 1 है या नहीं, इसके लिए हमारे सामने एक सबसे सिंपल तरीका होता है। हम 1 फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। वो है कि इफ x1 is equal to x2 implies that f of x1 is equal to f of x2, it is 1 ये 1 फंक्शन है। कैसे, ध्यान से देखो। अब मैंने अगर कहा fx is equal to x plus 1, इसमें हर x की वैल्यू के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए fx की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। कैसे, ध्यान से देखो। हमने सपोज कर लिया कि x1 और x2 दो सेम एलिमेंट है। मान लो कि x1 और x2 दो सेम एलिमेंट है। अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड करें तो x1 plus 1 जो है वो x2 plus 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि when equal is added to equal then result is also equal। अब अगर हमारा fx की वैल्यू x plus 1 है, यानी x plus 1 जो है वो fx है, तो x1 plus 1 क्या होगा, तो वो होगा fx1 और ये हो जाएगा fx2। तो हमने x1 बराबर x2 लिया और fx1 बराबर fx2 आ गया, तो हम इसको कहेंगे 1 फंक्शन। ये ध्यान रखना, जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे, कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शन होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, वो सबके सब 1 ही होते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स है, आप उनको करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे पास वो मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो 1 नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा fx is equal to x स्क्वायर और यहाँ लिख दिया x belongs to z, तो क्या ये 1 होगा? अब आप आंसर देना आप ही। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर f of -1 निकाला, तो बच्चों -1 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे +1 होगा। फिर मैंने f of +1 निकाला, तो 1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 ही आया, यानी दो एलिमेंट का एक इमेज बन गया। तो ये 1 हुआ? नो, ये क्या कहलाएगा? मेनी वन। मैं आपको इसका और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि हमने f of 2 निकाला, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, और जब हम f of -2 निकालेंगे तो बच्चों -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 ही आएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का
इमेज सेम बनता है तो हम उसको मेनी वन कहते हैं। अभी हमने पहले 1 1 का एग्जांपल लिया, अब ये हमारा मेनी वन का एग्जांपल हो गया। और मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपका 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। जैसे हमने कहा fx बराबर 2x, और यहां आपको गिवन है जो मैपिंग हमारा है वो r टेंड्स टू r है, यानी ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब देखो कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला नंबर तो ये लीनियर है, जैसा आपको बताया था लीनियर है तो 1 1 तो होना ही है। और हम चेक भी कर सकते हैं, x1 बराबर x2 ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा। फिर f(x1) बराबर f(x2) आ गया। इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब देखना ये है कि ये ऑन टू कैसे होगा। तो बच्चों ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि fx को y मान लेते हैं, और fx को y मान करके x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालते हैं। और x की वैल्यू जब y के टर्म में आप निकालते हो, अगर जो आ रहा है वो डिफाइंड है तो हमारा ऑन टू भी हो जाएगा। कैसे कहेंगे देखो, लेट f(x) = y, मतलब हमने fx को y मान लिया। अब fx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए 2x = y, तो x की वैल्यू हो गया y/2, यानी f(y) जो है वो y/2 आ रहा है और y भी r के अंदर है। तो कोई भी वैल्यू रियल नंबर इसमें पुट करोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रियल ही तो होगा। तो रियल होने के चलते ये हमारा सारा एलिमेंट इमेज बन जाएगा। अब मैं आपको सीधा तरीका से बता रहा हूं, अगर मान लो हमने इसमें 1 फिर पुट किया तो ये 2 आ गया। अगर हमने 1/2 पुट किया तो 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि 1 का इमेज 2 हो गया, 1/2 का इमेज 1 हो गया। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो 2 का इमेज 4 हो गया, और 1/2 रखेंगे तो 1/2 का इमेज 2 हो गया। इसीलिए हम इसको, क्योंकि रियल नंबर है, अगर ये नेचुरल नंबर कहा गया होता तो नहीं होता। देखो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर इसके अंदर हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 का तो 1 पुट करने पर तो 1 2 या 2 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर x के जगह 1 रखोगे तो 2 1 या 2 हो गया। 2 पुट करोगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर fx बराबर 2x के अंदर आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो नेचुरल नंबर में कि ये 1 आ जाए। अगर हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू से पुट करेंगे नेचुरल नंबर, मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर में, 1/2 नेचुरल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो fx की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन अगर ये n to n लिखा होता, ऐसे लिखा होता f is to n tends to n, तो ये on to नहीं होता, not on to। लेकिन ये r से r लिखा हुआ है तो ये 1 1 and on to दोनों हो गया। अब मैं आपको 1 1 का एग्जांपल दे रहा हूं, और 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। सपोज दैट आपके स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, रजिस्टर होता है अटेंडेंस रजिस्टर, और रोल नंबर किसी का भी शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, जितने बच्चे होते हैं वहां तक लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या नंबर का कोई लिमिटेशन होता है? तो आंसर आपको आना चाहिए नो। नंबर जितने भी हम 1 से लेकर के लाखों करोड़ों तक भी हम सीरियल एक साथ दे सकते हैं, लेकिन एक क्लास में बच्चे तो लिमिटेड होते हैं ना। मान लो अगर 50 बच्चे हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। बहुत सारे नंबर बचेंगे, 50 बच्चे तो 51 के बाद का नंबर आपका सब खाली हो जाएगा। लेकिन ये 1 1 होगा क्योंकि हर एक बच्चे को एक ही रोल नंबर अलॉट होता है। किसी भी बच्चे को 2 रोल नंबर तो अलॉट नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मेनी 1 होने का कोई चांस नहीं बनता। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बच्चे का नाम रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दोनों जगह पर लिख दिया जाए। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ही है, ये 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन से एग्जाम एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो है बेसिकली ये सब ओरल ही समझने वाला है। बाकी जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो
जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, या मैं ग्रुप में आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो भेज दूंगा। जिसको डाउट हो वो मेरे को मैसेज करके डाउट भी क्लियर कर लेगा अपना। अब हमारे पास क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1/x, और सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारा मैपिंग है वो कंडीशन क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन f इज टू r टेंस टू r, यानी जो दो सेट हैं दोनों में ही रियल नंबर है, और f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 1/x। आपको शो करना है कि ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ध्यान रहे रियल नंबर के अंदर 0 भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर f ऑफ 0 निकालें, पहले मैं आपको 1 समझा दे रहा हूँ। 1 के लिए आपको क्या करना है, लेट x1 इज इक्वल टू x2। तो जब x1 और x2 इक्वल है तो 1 में x1 विल आल्सो बी 1 में x2, क्योंकि जब दो नंबर इक्वल है, अगर मान लो कि 5 इज इक्वल टू 5 है तो 1/5 जो है 1/5 के तो इक्वल होगा ही होगा। तो दो नंबर अगर सेम है तो उसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। अब हमारा fx अगर 1/x है तो ये हमारा fx1 हो गया, ये हमारा fx2 हो गया, यानी x1 बराबर x2 गिव अस fx1 बराबर fx2। सो f इज 1 f हमारा जो है वो 1 हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ जो इन्होंने लिखा है ना वो r स्टार लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाऊं, ये r स्टार लिखा हुआ है, और बुक में आपको r स्टार की मीनिंग दिया हुआ है। r स्टार जो है वो है नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, तो रेशनल नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर। देखो नॉन जीरो रियल नंबर से यहाँ पर मतलब ये है कि सारे रियल नंबर लेना है आपको, लेकिन जीरो को नहीं लेना है, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जब हम जीरो यहाँ पर पुट करते हैं ना तो ये 1/0 हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो जीरो को छोड़ करके बाकी सबके लिए ये डिफाइन होता है। तो इस तरह से ये हमारा 1 हो गया। अब ऑन टू की अगर हम बात करें तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी 1/x इज इक्वल टू y। तो x जो है वो हो गया 1 में y, यानी f ऑफ y की जो वैल्यू आ गया 1 में y, विच आल्सो डिफाइंड फॉर r स्टार, यानी r स्टार के लिए डिफाइंड है। सो इट इज आल्सो ऑन टू। इस तरह से ये ऑन टू भी हो जाएगा, 1 तो हो ही गया था, ये ऑन टू भी हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर इसका जो कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम जो इसका डोमेन है उसके जगह पर n लिख दें, मीन्स ऐसे, और कोडोमेन को हम सेम रखें, तो क्या ये 1 हो जाएगा, और फिर क्या ये ऑन टू हो जाएगा, 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है। यहाँ आपके सामने नेचुरल नंबर है, आप जो भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उसका रेसिप्रोकल रियल तो आ जाएगा, तो 1 तो हो जाएगा, देयर इज नो इशू। क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता है, और रियल में आपका फ्रैक्शन भी है। तो आप अगर f1 निकालते हो तो 1 आ गया, f2 निकालते हो 1/2 आ गया, f3 निकालते हो 1/3 आ गया। 1 तो हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल अकेला होता है। किसी भी नंबर को जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो एक ही नंबर आता है, उसमें कोई और आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये हमारे पास रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो किसी का इमेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तक हम 1/2 रखेंगे तो अभी तो 2 आता, और ये यहाँ पर नॉट पॉसिबल हो गया, क्योंकि हमारे पास पुट करने के लिए 1/2 है ही नहीं नेचुरल नंबर के अंदर। हम ये 1/2 नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो हम ये 1/2 ले ही नहीं सकते। तो इस तरह से जो ये वाला होगा वो 1 बट नॉट ऑन टू। ये चैप्टर थोड़ा
मुश्किल होता है तो इसलिए आपको शायद एक बार में समझ में ना आए, लेकिन मैं इसलिए इसकी वीडियो को भेज रहा हूँ कि एक बार आप कल पढ़ लोगे ना, तो जब हम दोबारा क्लास में करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी जो डेफिनेशंस हैं, जो टाइप ऑफ फंक्शन हैं, इनके विषय में आप जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा, ये आपको पता ही होगा कि बस इसमें एक और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इनवर्सिबल फंक्शन, क्योंकि जो हमारा आखिरी वाला बाइनरी ऑपरेशन है वो सिलेबस से पिछले साल हट गया था। इस बार हम एक बार देख लेंगे और जो लेटेस्ट सिलेबस आया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है n रीच टू। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है, ध्यान रखना, n टेंड्स टू n। यहाँ पर है नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि जो दो हम सेट लेते हैं, इसके अंदर भी सारे नेचुरल नंबर हैं और इसके अंदर भी सारे नेचुरल नंबर हैं, और fx है, उसके बाद हमारा fx बराबर x स्क्वायर। ध्यान रहे ये नेचुरल नंबर है, इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप बताओ कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा? भाई पिछले एक एग्जांपल में मैं आपको बताया था कि -1 पुट करने पर भी स्क्वायर करने पर 1 आता है, +1 पुट करने पर भी स्क्वायर पर +1 आता है, -2 स्क्वायर पर 4, +2 के स्क्वायर पर भी 4। तो यहाँ तो माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है ना। नो, सिंस x belongs to n, so x square will be unique for each x। देखो इसका मतलब ये है कि x के हर नंबर के लिए x स्क्वायर जो हमारा वो यूनिक आएगा, मतलब एक ही आएगा, नेगेटिव तो है नहीं इसके अंदर। सो f इज 1 1, तो f हमारा 1 1 हो गया। अब क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर में हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर माने में थोड़ा सा इसका 1 का स्क्वायर तो 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, यानी कि बट देयर इज नो नंबर whose square is 3 और 5 और 6 और 7 और 8 और 10 etc। ये जितने भी नंबर्स हैं वो किसी के स्क्वायर नहीं होते। मीन्स इफ fx इज इक्वल टू y, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x जो है हमारा √y हो जाएगा, यानी f ऑफ y जो है वो √y हो गया, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, not a natural number for all x belongs to n। for all y है यहाँ पर, for all y belongs to n, मतलब कि y के हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो नेचुरल नंबर के अंदर होना जरूरी नहीं है, केवल परफेक्ट स्क्वायर का ही हो सकता है। इस तरह से ये फंक्शन जो है, सो f इज 1 1 but not on 2, यानी ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखो बच्चों इसके अंदर 5 पार्ट है और पांचों को अगर ध्यान से समझ लोगे तो आपका 90% इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो अगली वाली एक्सरसाइज है 1.3 इनवर्सिबल फंक्शन वाला, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें सबको जानने की जरूरत है। अब हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है z टेंड्स टू z, f इज टू z टेंड्स टू z, और जो हमारा z टेंड्स टू z है, और आपको पता है z क्या होता है, z क्या होता है, z इज ए इंटीजर, तो z हमारे पास इंटीजर है और fx की वैल्यू यहाँ भी x स्क्वायर है। अब बताओ क्या ये 1 1 हो सकता है?
ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से जो मैंने r के लिए बोला था। r में भी प्लस माइनस सब आ जाते हैं, z में भी प्लस माइनस सब आ जाते हैं। आप एग्जांपल दे दो, इसमें दो एग्जांपल, f ऑफ -1 इज -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और f ऑफ +1 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो इक्वल दिख गया ना तो काफी है। सो f इज नॉट 1 1। दूसरी बात देखो, ये इंटीजर है, इधर भी नेगेटिव होंगे इधर भी नेगेटिव होंगे। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो वो लिख दो। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, so we know that square of any integer never be negative. Square of any number never be negative. So no negative number in second set have their pre-image। मैंने बताया था ना कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं दूसरे वाले में, ये इमेज कहलाते हैं और इसको हम प्री इमेज कहते हैं। सो नो नेगेटिव नंबर इन सेकंड सेट हैव देयर प्री इमेज इन फर्स्ट सेट। मतलब पहले सेट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जो है उसका सेकंड के अंदर इमेज नहीं बन पाएगा। या आप ये कह सकते हो कि सेकंड के अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर है उसका फर्स्ट के अंदर प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से सो f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऐसे हमारे पास अगर ये r टेंस टू r आ जाए, ध्यान से देखो मैं इसी में बता दे रहा हूं, अगर ये r टेंस टू r आ जाए, ये तो क्लियर हो गया कि इंटीजर के लिए 1 1 हो गया, ऑन टू नहीं हुआ। अगर ये r टेंस टू r है सीधा फंक्शन, तो यहाँ भी नॉट 1 1, एक मिनट सॉरी यहाँ गलती हो गया था, f इज नीदर 1 1, करेक्शन कर लेना बच्चों पिछले वाले में। सो f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं हुआ था और ऑन टू भी नहीं हुआ था, यहाँ पर हमने कर दिया था f इज नॉट 1 1। अब r टू r के लिए देखो, तो r टू r में भी सेम कंडीशन होगा, -1 का +1 और +1 का भी +1, तो f 1 1 नहीं होगा। और बात यहाँ भी वही है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल, बस खाली इसमें वर्ड चेंज हो जाएगा। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, अब यहाँ इंटीजर के जगह पर केवल रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव, सो नो नेवर बी नेगेटिव, नो नेगेटिव नंबर इन सेकंड सेट हैव their pre-image in first set, so f is neither 1 1 nor on 2। कहने का मतलब है केवल एक नेचुरल टू नेचुरल में ही 1 1 हो सकता है और वहां भी ऑन टू नहीं हो सकता है, और बाकी हम किसी में भी करेंगे तो ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। अब ऐसे ही अगर ये n टेंस टू n है और fx बराबर x क्यूब है, और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है fx इज इक्वल टू f इज टू n टेंस टू n और fx बराबर x क्यूब। तो बच्चों बताओ यहाँ 1 1 होगा तो हर एक नंबर का क्यूब जो है वो यूनिक होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये 1 1 तो हो जाएगा। लिखेंगे हम ऐसे, because x1 let x1 is equal to x2। लिखने का तरीका बिल्कुल यही होता है, which implies that on cubing तो x1 का क्यूब is equal to x2 का क्यूब,
यानी कि f of x1 is equal to f of x2. So f is 1 1, but f is not on 2 because there is no, because 2 is not a cube of any natural number. और ये 2 ही नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जितने भी नंबर हैं कोई भी किसी का क्यूब नहीं होता। बस परफेक्ट क्यूब में आता है आपका 1, 8, 27, 64, इतने दूर दूर के नंबर मिलते हैं क्यूब। तो इस तरह से ये 1 1 तो हो जाएगा, हर एक नंबर का यूनिक क्यूब आएगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको इनमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन इसके इजी हैं, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं ये कर रहा हूँ कि हम इसको करेंगे, बट आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करना, जो जो आपसे हो जाता है वो आप करना, जो नहीं होगा मैं बता दूंगा। इसका जो लास्ट पार्ट था z टेंस टू z, इसी में z टेंस टू z था। अगर यहाँ पर n के जगह पर z टेंस टू z आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि यहाँ भी बात वही आएगी, क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूबिंग करने पर आपका सेम रहेगा। ये 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 तक ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर का क्यूब करोगे तो यूनिक में आएगा। ये माइनस का भी करोगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का करोगे तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिंग है। लेकिन बात वही आएगी कि जो 2 है वो किसी का क्यूब नहीं हो सकता है, तो इसलिए 1 1 तो हो गया, ये f is 1 1 but f is not on 2। तो इस तरह से अब हमारे पास जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है, इसमें मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन लिख रहा हूँ, याद करने की कोशिश करो, ये हमने 11 में पढ़ी थी। f of x इज इक्वल टू ये वाला x, इसको हम बोलते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये r टू r है, f इज टू r टेंस टू r। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से लेकर के 0.9 तक की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है, 1 से लेकर के 1.9 तक की वैल्यू जो है वो 1 होता है, 2 से लेकर के 2.9 तक की जो वैल्यू होती है वो 2 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, वो कभी भी 1 to 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि सिग्नम में भी आपको याद होगा सारे नेगेटिव नंबर का केवल -1 होता था, 0 का केवल 0 और 1 सारे पॉजिटिव नंबर का केवल 1 होता था इमेज। तो ये सिग्नम फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, f is not 1 1। अब बात रही ऑन टू की, तो जो हमारे पास इधर रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, इधर भी डेसिमल्स वाले आएंगे, इधर भी डेसिमल्स वाले आएंगे, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो बाहर निकल के वो डेसिमल में तो आ ही नहीं सकता है ना, यानी कि बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस विल नेवर बी इन डेसिमल्स बट आर है, मतलब कि रियल नंबर है डेसिमल नंबर्स आल्सो। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला साइन है उसका जो मतलब जो रियल नंबर है उसके अंदर उसके बाहर उसमें मतलब डेसिमल भी आने चाहिए, लेकिन इसमें कभी डेसिमल आ नहीं सकता। सो f इज नॉट ऑन 2। करने का मतलब है कि 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। मॉडुलस फंक्शन जैसे है आपका, मॉडुलस में आपका मॉडुलस फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, मॉडुलस फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम ये ऐसे लिखते हैं तो आपको पता है कि अगर आप f of -1 करोगे
तो भी उसका +1 होगा, और f ऑफ +1 करोगे तो भी +1 होगा, क्योंकि मॉड से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। और अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, निगेटिव इधर भी होगा, निगेटिव पॉजिटिव, जैसे मान लो -1 -2 0 1 2, -1 -2 0 1 2, ये हमने दो सेट बना दिया। अब -1 का मॉड भी +1 होगा, -2 का मॉड भी +2 होगा, 0 का 0, 1 का भी 1, 2 का भी 2। अब ये निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता है निगेटिव इमेज में, तो सो f इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। कहने का मतलब है कि ना तो ये 1 1 हो सकता है और ना ही ये ऑन टू हो सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन आपका शायद सिग्नम फंक्शन का ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखना, और आपको जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन आएगी, उस क्वेश्चन में आप मेरे को टेक्स्ट करना, मेल करना, जिस मोड से आप पूछना चाहते हो, जिस आपके पास अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है जिसके पास, वो टेक्स्ट भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है, मैं उसको उसका जो है रिस्पॉन्स दे दूंगा, बता दूंगा, आपको उसको आंसर लिख करके भेज दूंगा। एक बार पॉज करना पड़ेगा, कितने मिनट हो गए? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन बेसिकली कंपोजिशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अगर मान लो कि हमारे पास 3 फंक्शन है f, g और h, मतलब 3 सेट है, अगर a जो है, b है और c है, a और b, अगर a और b जिस मैपिंग से अटैच्ड है उसका नाम अगर f है, और b और c जिस मैपिंग से अटैच्ड है उसका नाम अगर g है, तो अगर हम c को a से अटैच कराना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं GOF, पहले g आ जाता है। कहने का मतलब है कि f हो g ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ gx। ये होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, डेफिनेशन आप लिख लेना, कोई डेफिनेशन भी आता है, लेकिन ये क्लियर होगा अगर मैं आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा तो। और इसके लिए मैं पहले आपका एग्जांपल नंबर 15 समझाना चाहता हूँ। उसे भी पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसे लिखा गया हो f = 1, 2, 4, 3, 6, तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, ये x होता है और ये y होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास पेयर का जो 2 एलिमेंट होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। और अभी हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था कि ये a का एलिमेंट होता है, ये b का एलिमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर होता है ऐसे, f ऑफ 1 बराबर 2, f ऑफ 2 बराबर 4 और f ऑफ 3 = 6। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द प्रोसीजर टू राइट दिस सेट बिल्डर फॉर्म इन द फंक्शन फॉर्म। ये जो रोस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप एग्जांपल नंबर 15 देखो, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझा दूंगा, बता दूंगा। एग्जांपल में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो आपको फिर समझ में आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन है f is to 15th एग्जांपल है, f is to, ऐसे पढ़ते हैं इसको, is to पढ़ते हैं, f is to कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 tends to 3 4 5 9 and g is to कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 9। देखो ये a हो गया, इधर से b हो गया, अब यहाँ पर b से c चल रहा है,
दूसरा सेट हमारे पास है 7, 11 और 15। बी फंक्शंस डिफाइंड है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(2) बराबर 3, f(3) इज इक्वल टू 4, f(4) इज इक्वल टू f(5) इज इक्वल टू 5 and g(3) is equal to g(4) is equal to 7 and g(5) is equal to g(9) is equal to 11. Find GOF। देखो बच्चों, आपको ये पूरा इतना का इतना क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अब आपको G को F का हमें एलिमेंट का वैल्यू निकालनी है और F का एलिमेंट हमारे पास ये है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ मतलब ये होता है कि आपको पहले GOF(2) निकालना है। x का जो है, f का जो पहला एलिमेंट लेंगे वो 2 लेंगे। और मैं अभी आपको बताया था कि GOF(x) का मतलब होता है G और ब्रैकेट के अंदर fx, यानी o को जब हम हटाते हैं ना तो इस o के जगह पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं बड़ा सा ब्रैकेट लगा के। तो ध्यान से देखो, इसको आप लिखोगे G और ब्रैकेट में f2। अब आपको क्वेश्चन में f2 की वैल्यू दे रखी है, बोर्ड पर ध्यान से देखो, f2 की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पर आपने 3 लिख लिया। अब आप g3 की वैल्यू ढूंढो। तो बच्चों देखो, ये g3 की वैल्यू दे रखा है, g3 की वैल्यू क्या दे रखा है 7। तो ये आंसर आपका 7 आ गया। अब हम निकालेंगे GOF(3), यानी G ब्रैकेट के अंदर f3, G ब्रैकेट के अंदर f3 की वैल्यू ढूंढो। f3 का वैल्यू 4 है एंड G4 का मतलब हुआ यहाँ से, तो G4 की वैल्यू क्या है 7। तो इस तरह से आप एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं GOF(4) की। आपको f के, अगर यहाँ GOF लिखा है तो हम f के इस एलिमेंट को देखेंगे। अगर यहाँ FOG लिखा होता तो यहाँ पर हम G के एक एक एलिमेंट को लेते। तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप करोगे। तो GOF(4) का मतलब हो गया G और ब्रैकेट के अंदर F4। तो G और F4 की वैल्यू ढूंढो। देखो बच्चों, आपको F4 की वैल्यू दे रखी होगी, F4 की वैल्यू 5 है और G5 की वैल्यू भी बोर्ड पर आपको क्वेश्चन बुक में है दिया होगा, G5 की वैल्यू 11 है। फिर आप निकालो GOF(3), 4 के बाद 5 है, एक मिनट, 2, 3, 4, 5। तो फिर G ब्रैकेट के अंदर F5 और G ब्रैकेट के अंदर F5 ढूंढो। F5 आपका 5 है और G5 आपका 11 है। तो इस तरह से GOF जो हमारा बन गया, जैसे ये बना था इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो GOF जो आ गया वो आ गया आपका, एरो डायरेक्ट हम लिख देते हैं सेट में। GOF की वैल्यू आ गई 7 और 11, क्योंकि 7 भी रिपीट हो रहा है और 11 भी रिपीट हो रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या GOF जो है 1, 1 और 2 है, तो देखो दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है और जो इसका 15 है उसका कोई इमेज नहीं बना, तो यानी ये ना तो 1, 1 है और ना ही ऑन 2 है। ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बताया, इसको इसमें पूछा नहीं जाता है। अब मैं आपको सीधे एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन नंबर 9 समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन। तो अभी तो हमने देख लिया कि फंक्शन को हम कंबाइन कैसे करेंगे, लेकिन इनवर्स के लिए क्या होता है कंडीशन, ऐसा कंडीशन क्या है जिससे कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल होगा, हम इसको देख के पता करें। तो ये जो अभी तक आपने पढ़ा उसी का ये एप्लीकेशन है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1, 1 एंड ऑन 2। तो कंडीशन होता है कि अगर दो फंक्शन अगर कोई फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो f है वो इनवर्सिबल फंक्शन होगा। यानी कि इफ f इज इनवर्सिबल देन f इज 1, 1 एंड ऑन 2। देखो दोनों साइड से है, अगर फंक्शन इनवर्सिबल है तो 1, 1 एंड ऑन 2 होगा।
अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो वो इनवर्सिबल होगा। तो अगर आपको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, आप इनवर्सिबल प्रूव कर दोगे तो भी माना जाएगा, और अगर इनवर्सिबल प्रूव करना है और 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा। इसमें दो डेफिनेशन है। इसमें अगर है कि अगर f जो है x टेंड्स टू y है और g जो है वो y टेंड्स टू x है। ध्यान से देखो, एक जो है वो x y से रिलेटेड है और दूसरा y x से रिलेटेड है। अगर x के हर एलिमेंट का y के अंदर इमेज बन रहा है तो 1 1 हो गया, और y का हर एलिमेंट x में कोई ना कोई प्री इमेज रख रखा है तो ये ऑन टू भी हो गया। तो अगर कहने का मतलब है कि FOG भी आई आ रहा है और GOF भी आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी का मतलब सेम होना, तो हम उसको कहते हैं कि f और g दोनों ही इनवर्सिबल फंक्शन है, और दोनों ही इनवर्सिबल फंक्शन है तो वहां f का इनवर्स g हो जाएगा और g का इनवर्स f हो जाएगा। और 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए वही प्रोसेस है, हम x1 x2 लेकर के fx1 fx2 अगर प्रूव कर देंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, और अगर fx को y लेकर के f ऑफ y जो निकाल देंगे तो वो अगर डिफाइंड है तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन हमारा इनवर्सिबल है। तो ये दोनों डेफिनेशन को आप लिख लेना। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 23 समझा दे रहा हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारा इसमें यूनिट का एक्सरसाइज था, वो था टाइप ऑफ रिलेशन, दूसरा था हमारा टाइप ऑफ फंक्शन, और ये जो तीसरा है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन। वो दोनों का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है, रिलेशन का कम फंक्शन का ज्यादा, क्योंकि बेसिकली ये फंक्शन ही है। अब आप एग्जांपल नंबर 23 जैसा कि भी बताया मैं आपको, f इज टू n टेंड्स टू y, यानी यहाँ पर एक तो नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा सेट कैपिटल Y है, ये कैपिटल Y जो कि इसके अंदर आपको गिवन होगा। y के लिए इन्होंने दे रखा है fx, y fx होता है ना, तो fx दे रखा है 4x + 3। आपको यहाँ पर g दे नहीं रखा है, g आपको कंसीडर करना होगा, और y के विषय में दे रखा है कि जो कैपिटल Y है आपका वो है y which belongs to natural number such that y = 4x + 3, यानी यही fx जो है y हो गया हमारा। अब हमें शो करना है कि f हमारा इनवर्सिबल फंक्शन है, हमें f को इनवर्सिबल फंक्शन प्रूफ करना है और साथ ही साथ इनवर्स निकालना भी है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ 1 1 एंड ऑन टू, या सबसे पहले काम करो, इसमें fx को y मान लो, लेट f ऑफ x = y, फिर fx की वैल्यू क्या है 4x + 3, ये हो गया हमारा y। अब यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो ये आपका +3 उधर जाके -3 हो गया, ये मल्टीप्लाई 4 जो है उधर जाके डिवाइड हो गया, और हम इसको f ऑफ y मान लेंगे। f ऑफ y की जब आप g ऑफ y मानो, क्योंकि आपका f में ऑलरेडी एक दे रखा है, g ऑफ y हमने ले लिया y - 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको करना क्या है, तो एक बार FOG ऑफ y निकालना है। अगर आप FOG ऑफ y निकालते हो और अगर y आ जाता है, और दूसरी बात हम GOF ऑफ x निकालेंगे और GOF ऑफ x निकालते हो और अगर ये x आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और अगर ये 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो फंक्शन हमारा इनवर्सिबल है, और ये वैल्यू आई हमारी ना वही इनवर्स होगी। तो देखो FOG ऑफ y यानी f ऑफ gy, तो f ऑफ gy की वैल्यू लिखो, आपके सामने gy की वैल्यू है y - 3/4। अब यहाँ ये कैसे हमारा f ऑफ x बन गया, तो ये जो fx है इसमें ये x के जगह पर, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ ये आ जाएगा, यानी कि 4 ब्रैकेट में y - 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस का 3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, y - 3 प्लस का 3 -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, y आ गया ना, यानी FOG ऑफ y की जो वैल्यू है वो y आ गई। अब आपको निकालना है GOF ऑफ x की वैल्यू,
तो जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया जी ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स। अब जी ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लिखो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x + 3। जी ऑफ 4x + 3। तो अब देखो, अब हमारा ये y के जगह पर यहाँ 4x + 3 आ गया, तो इस y के जगह पर 4x + 3 पुट कर दो, यानी 4x + 3 - 3 डिवाइडेड बाई 4। ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, 4x/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये x आ गया, यानी GOF ऑफ x की वैल्यू x आ गई। इसको हम आइडेंटिटी इन x कहेंगे और इसको हम आइडेंटिटी ऑफ y कहेंगे। सिंस अगर मान लो इस y को हटा दें और इस भी x को हटा दें तो देखा जाए तो दोनों सेम आ गया। सिंस FOG is equal to GOF is equal to identity, so f is inversible function, f is inversible function and f inverse is equal to, ये जो आया ना यहाँ पर x के y की जगह पर x रख देंगे, x - 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो आपका इनवर्स है वो आ गया x - 3 डिवाइडेड बाई 4। ये इनवर्स ऑफ f हो गया, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को इनवर्सिबल अगर प्रूव करना है तो आप उस फंक्शन को y मान लो और उसको g ऑफ y ले लो, फिर FOG निकालो, फिर GOF निकालो। जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो यहाँ पर वही अगर बाहर आ गया तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और अगर वो आइडेंटिटी आता है दोनों सिचुएशन में तो इसका मतलब कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो इनवर्सिबल हो गया और जो हमने दूसरा वाला फंक्शन बनाया है वो हमारा इनवर्स ऑफ f हो जाएगा। इसमें आपको कभी कभी ऐसा भी आता है कि f और g दो फंक्शन दे देंगे और कहेंगे कि प्रूफ करो कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे उनको सॉल्व करते हो और आपका आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम उसको इनवर्सिबल फंक्शन कह देते हैं और वो एक दूसरे के इनवर्स हो भी जाते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 17 है, इसको ध्यान से देख लो। आपको f और g ऑलरेडी दोनों इसमें दे रखा है और एक बार इन्होंने GOF ऑफ x निकाला है वो x आ गया, दूसरी बार इन्होंने FOG ऑफ x ही निकाला और वो भी x आ गया, तो ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है, यानी वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इस तरह से आपका इनवर्सिबल और आइडेंटिटी है, जिसका एक्सरसाइज नंबर आपका 1.3 है। इसमें एक थ्योरम और है, दो थ्योरम है, इसको आप समझ कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं आप बताना समझा दूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने रूल बताया उसी के हिसाब से इसको सॉल्व किया हुआ है। इसके एग्जांपल्स भी देख लेना, एग्जांपल्स में भी जिसमें प्रॉब्लम आएगी वो भी समझाना जरूरी है। जो हम ऑनलाइन क्लासेज रखेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा और हमारी जो नॉर्मल क्लास होगी उसमें भी तो बाकी बचेगा वो क्लियर हो जाएगा। एक बार पॉज करें। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके मेरे से डाउट पूछना। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है f is to 1 3 4 tends to 1 to 5, साथ में आपको f और g का आपस में जो एलिमेंट का रिलेशन है वो भी दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कहीं f में आपका 1, 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है f1 = 2, तो यही इसका एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। यू हैव टू फाइंड, आपको क्वेश्चन में लिखा है कि GOF निकालो, तो GOF निकालना है, तो f का हमारे पास एलिमेंट है 1 3 4, यानी GOF ऑफ 1 निकालना है, GOF ऑफ 2 निकालना है, GOF ऑफ 3 निकालना है। तो बच्चों सीधे सीधे आप इसको करोगे, G ब्रैकेट में F1 और F1 की वैल्यू ढूंढो, तो 1 के साथ जो F के अंदर है 1 के साथ 2 है, तो यानी F1 की वैल्यू 2 हो गया। अब G में देखो 2 के साथ क्या है, तो G में 2 के साथ आपका 3 है, तो इसका वैल्यू 3 आ गया। फिर ये हो गया G ऑफ F2, तो G ऑफ F2 की वैल्यू देखो, F में 2 के साथ किसका रिलेशन है, 2 के साथ, सॉरी 2 तो है ही नहीं, इसमें 3 है, 1 और 3 है और 4 है, तो 3 के साथ गुणो, तो F3 की वैल्यू क्या है आपका, F3 की वैल्यू है हमारा
F3 के साथ 5 है, G5, फिर G का 5 के साथ जोड़ो तो G5 की वैल्यू हमारा 1 है। फिर GO F4, तो G ब्रैकेट के अंदर F4, फिर G और F4 की वैल्यू बताओ, तो F4, F का 4 में 1 है, फिर G1, तो G1 के साथ 3 है। तो इस तरह से हमारे को G और F की वैल्यू निकाल दी हमने। ऐसे ही इसके अंदर क्वेश्चंस करना है। फिर मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता दे रहा हूँ फोर्थ वाला, बाकी सब आसान है, आप लोग ट्राई करोगे जैसा मैंने अभी बताया। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछोगे। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब बच्चों हमें यहाँ पर f ऑफ x निकालना है, यानी f का खुद ही अपने साथ रिलेशन निकालना है। यानी ये हो गया f ऑफ ब्रैकेट में fx, तो फिर f ऑफ ब्रैकेट में fx की वैल्यू 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो x है वो x के जगह पर ये आ गया, तो इस इक्वेशन के अंदर इस x के जगह पर हम ये पुट कर देंगे। कैसे हो रहा है देखो, 4 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 6 और ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 एंड माइनस का 4। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो दोनों में एलसीएम सेम ही होगा, ऊपर भी होगा 6x माइनस 4, फिर ऊपर आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 एंड प्लस 3 ब्रैकेट में 6x माइनस 4 और नीचे 6 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 6x माइनस 4 और ब्रैकेट में 6x माइनस 4। तो बच्चों ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा और ब्रैकेट ओपन करो, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18। ब्रैकेट में सिंपली ओपन कर रहा हूं। अब नीचे का 24x और ऊपर का 12 आपस में दोनों कैंसिल हो गए, 16 और 18 34x और नीचे 18 और 16 34। क्या आ गया ये, यानी कि f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन इनवर्सिबल फंक्शन है और f का इनवर्स f ही अपने आप में है। f इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इज f इनवर्सिबल, तो बोलोगे कि यस f इज इनवर्सिबल। फिर पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, तो आप कहोगे कि f इज itself inverse of, या f is inverse of f itself, ऐसे आएगा। मतलब f अपने आप खुद ही अपना ही इनवर्स है। एक क्वेश्चन में इसमें और आपको बताऊंगा, बाकी आप ट्राई करोगे और मेरे से डाउट पूछोगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 क्वेश्चन पेपर में आ भी रखा है बोर्ड के। तो मैं आपको एक बार 9 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आप जो डाउट होगा वो मेरे को टेक्स्ट करोगे, ऑनलाइन क्लासेज में पूछोगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं 9th में, तो आपको एक fx दे रखा है और उसका इनवर्स भी दे रखा है। आपको शो करना है कि जो गिवन है वो उसका इनवर्स होगा। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे निकालो f इनवर्स ऑफ y और फिर निकाल देना f इनवर्स o f ऑफ x। अगर यहाँ y आ जाता है और यहाँ x आ जाता है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी है और ये f इनवर्स है वो f का इनवर्स है। तो देखो यहाँ आएगा f ऑफ f इनवर्स y, f ऑफ f इनवर्स y की वैल्यू पुट करो। f इनवर्स y की वैल्यू आपको दे रखा है y प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब f और ये पूरा का पूरा हमारा एक तरह से x हो गया, पूरा x हो गया। तो आप क्वेश्चन में fx की जगह पुट कर दो,
9 इंटू एक्स स्क्वायर यानी y माइनस 6 रूट का -1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स यानी y प्लस 6 अंडर रूट -1 अपॉन में 3 ये 6x हो गया एंड माइनस का 5। तो बच्चों ये बाद में सॉल्व करेंगे 9 तो यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसको मैंने a मान करके a माइनस b का फॉर्मूला होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर यानी y माइनस 6 प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab आ गया और यहाँ पर 3 टू 6 कट गया, फिर 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 2 हो गया और ये 5 पर ये 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन ये आसान है। -6 प्लस 1 कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 5 -2 रूट के अंदर y माइनस 6 प्लस 2 रूट के अंदर y माइनस 6 और -2 और -5। तो बच्चों और अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन का कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया y माइनस 5 तो ये मैं कर रहा था f इनवर्स ऑफ y, ये मैंने f इनवर्स ऑफ y लिख लिया, उसकी वैल्यू डाल दी। फिर यहाँ जहाँ x था ना हमारे पास ये था, जैसा भी बता रहा था मैं कि f ऑफ x है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो जहाँ x है उस x के जगह पर ये पूरा टर्म आ गया। फिर इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 और इसमें a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक हो गया प्लस ये 3 टू 6 कैंसिल हो गया। भाई आप कैलकुलेशन चेक कर लेना सिंपली। अब हमारा 6 प्लस 1 7 हो गया, ये रूट वाले कैंसिल हो गए और 2 और 5 7 कैंसिल, y आ गया। अब फिर हमने f इनवर्स ऑफ x निकाला, ये हमारा x आ गया। कैलकुलेशन आप देख लेना, बहुत क्लियर सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ a और f इनवर्स ये दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से f हमारा इनवर्सिबल फंक्शन है और f इनवर्स जो है वो इनवर्स ऑफ f हो गया। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और आप इसके क्वेश्चन को करना और इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लासेस में। ओके, थैंक यू। आलू है नहीं अभी?